हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। क्या अगर 2024 में बीजेपी फिर से आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी? क्या सेकुलर स्टेट को हिंदू राष्ट्र बना देगी? ये सवाल आजकल काफ़ी चर्चा में है। पहले तो हम ये समझते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म को इंडिया में 3 लेवल्स पे समझा जा सकता है। एक इंडिविजुअल लेवल, एवरी इंडिविजुअल वो अपने प्रोफेस्ड फेथ या रिलीजन को बिना किसी डर के फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। जो भी उसका रिलीजन है वो ही इज़ फ्री टू प्रैक्टिस इट। कोई उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई उसको मना नहीं करेगा कि नहीं आप ये रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरी इंडिविजुअल, जो कि आर्टिकल 25 में गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस रिलीजन के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन पे बेस्ड, वो आर्टिकल 15 में गारंटीड है हमें। सेकंड, सोसाइटल लेवल पे इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे हमारी सोसाइटी बेस्ड है। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। जो कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का वो हमारी सोसाइटी में है। हम सब रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी रिलीजन फॉलो करते हैं, बाकी जो लोग हैं उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेट लेवल पे इसका मतलब ये है कि स्टेट का कोई प्रोफेस्ड रिलीजन नहीं है। स्टेट डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी रिलीजन। वो सारे रिलीजन्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता है एंड किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही पार्टिसिपेट करता है। सेकुलरिज्म हमारे प्रियम्बल में प्रेजेंट है। हमारे प्रियम्बल में द वर्ड सेकुलर इज गिवन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its citizen justice, liberty, equality, fraternity. ओरिजिनली जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उसमें ये वर्ड सेकुलर नहीं था, ना ही सोशलिस्ट था। 1976 में अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड ऐड किया गया और यूनिटी ऑफ नेशंस को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस भी बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो हम लोग सेकुलर नहीं थे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं था, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं था। दैट ऑटोमेटिकली मेक्स अस सेकुलर, चाहे वर्ड सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में हो या नहीं हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट सेकुलर ही थी। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है एंड आर्टिकल 15 में ये भी दिया गया है कि 15 prohibits discrimination on certain grounds. It declares the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. And Article 25 clearly states that that state shall grant all the persons the freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion. तो मतलब हर इंसान के पास ना ही अपनी रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है, बट अगर पीसफुल तरीके से उसको अपने रिलीजन को प्रीच एंड प्रोफेस करने की भी आज़ादी है, प्रोपोगेट करने की भी आज़ादी है। तो हमारी जो स्पिरिट थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो बिफोर 42nd अमेंडमेंट भी सेकुलर ही थी। अब ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के क्या तरीके हैं। यही बोला जा रहा है ना कि अमेंड कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी आके बदल देगी सारी। तो पहले तो अमेंडमेंट के 3 तरीके हैं। एक सिंपल मेजॉरिटी, मतलब आप पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए आपको और आपके अमेंडमेंट पे उस अमेंडमेंट पे प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे दे तो अमेंडमेंट पास हो जाता है। इसमें 22 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के 22 आर्टिकल्स हैं जो इस तरीके से अमेंड हो सकते हैं, जैसे कि एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, acquisition and termination of citizenship, fixation of quorum of transaction of business in the parliament, powers, privileges and immunities of members of parliament, salaries and alliance of president, governor, judges of Supreme Court, increasing the number of Supreme Court judges,
creation or abolition of autonomous states within existing states, creation and abolition of legislative councils in states, the Supreme Court's power to review its own judgment, conferring more jurisdiction on the Supreme Court, so on and so forth. ये exhaustive list नहीं है. फिर अमेंडमेंट ऑफ एक दूसरा अमेंडमेंट जो कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, वो अमेंडमेंट बाय डबल मेजॉरिटी. इसका मतलब ये है कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें टोटल जो मेंबर्स हैं उनका 50% अगर एक अमेंडमेंट को रेटिफाई कर दे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाता है. एंड 2/3 of the members present in voting, 50% of the majority of the total strength of the House of the Parliament, both the houses of the Parliament, and the 2/3 of the majority of members present in voting. ये अगर रेटिफाइड कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाता है. थर्ड जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वो सबसे डिफिकल्ट है. ना सिर्फ उसमें डबल मेजॉरिटी पानी होती है, बल्कि उसमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट असेंबलीज, दे शुड पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना चाह रही है तो उसमें उसको ऑपोजिशन की हेल्प लगेगी, क्योंकि कितने भी मैसिव विक्ट्रीज एक गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन राज्यसभा में, स्टेट असेंबलीज में, सब जगह तो उसकी सरकार नहीं होगी. तो अगर इस तरीके से, और यही तरीका लगता है किसी भी मेजर, किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अमेंडमेंट करने के लिए, तो उसमें उसको ऑपोजिशन की हेल्प भी लगेगी, अपने उससे नहीं. तो अगर इस तरीके से अमेंडमेंट करना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं इससे इस तरीके से अमेंड होते हैं, एंड उसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे को ऑपोजिशन की हेल्प चाहिए होती है. अब सवाल ये है कि अगर सेकुलरिज्म वर्ड हटा के हिंदू राष्ट्र अगर इंडिया को बनाना है तो बीजेपी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हेल्प लगेगी? कोई नहीं. इसमें से कोई भी तरीका लेके बीजेपी सेक्युलर वर्ड नहीं हटा सकती, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती, क्योंकि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती केस. इसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किए थे. उसको कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तरीके से नहीं अमेंड कर सकती, बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टुगेदर, जो कि अलाउड नहीं है. उसमें सेकुलरिज्म इंक्लूड होता है. कोशिश की गई थी पहले बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने की. इसी वजह से ये केस हुआ, ये जजमेंट आई. आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें दिया गया है कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे. लेकिन गोलकनाथ केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही है तो उसको भी लॉ की तरह ही देखा जाएगा. पार्लियामेंट का ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ डिफाइंड बाय आर्टिकल 13. तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स भी ऑल्टर कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ दैट विच इज डिफाइंड इन आर्टिकल 13. लेकिन गोलकनाथ केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो लॉ. हालांकि ये जजमेंट ओवरटर्न कर दी गई केशवानंद भारती केस में 1973 में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रखा गया. बेसिक स्ट्रक्चर उसमें डिफाइन, डी बासु की एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत ही एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, principle of separation of power, the objectives specified in the preamble of constitution, judicial review, and article 32, federalism, secularism, sovereign democratic republic structure, freedom and dignity of individual, unity and integrity of nation, the principle of equality. बहुत लंबी लिस्ट है. डी बासु अगर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर की.
42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि वो जुडिशल रिव्यू के पर काट दे, उस पर लगाम लगा दे। जुडिशल रिव्यू को सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश की गई थी, उसके स्कोप को घटाने की कोशिश की गई थी। आर्टिकल 42 डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ Parliament to amend the provisions of the Constitution, and the validity of no constitutional amendment act shall be called in question in any court on any ground. लेकिन मिनर्वा मिल्स में ये अमेंडमेंट ओवरटर्न कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा आप नहीं कर सकते। It cannot be taken away even by amending the constitution. So आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में जो पावर्स दिए गए हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को, उसको यूज़ करके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे, नो मैटर कितनी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आ जाए, नहीं बदल सकती है, क्योंकि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट भी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी वैलिडिटी, उसको जब रिमूव किया मोदी सरकार ने, उसकी वैलिडिटी भी टेस्ट भी पास करना पड़ा उस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वो लीगल था कि नहीं था, वो वैलिड था कि नहीं था वो अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 370 को हटाना। फिर जब ये हो गया कि नहीं, हाँ जी ये वैलिड है, तब फाइनल हुआ 370 का रिमूवल। कोई भी अमेंडमेंट चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी पे वो मोहर नहीं लगा देती, वो अमेंडमेंट पक्का नहीं होता है। सब ये हर अमेंडमेंट के साथ आप देखिए, यहाँ पे अमेंडमेंट होता है, वहाँ पे ऑपोजिशन या कोई पेटिशनर या एक्टिविस्ट चला जाता है सुप्रीम कोर्ट लेके इसकी वैलिडिटी चेक करने, एंड जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी पे मोहर नहीं लगा देती, तब तक ये रहता है कि हाँ भी अभी कुछ हो सकता है। ऑलवेज जो केशवानंद भारती केस में जो जुडिशल रिव्यू को, मिनर्वा मिल्स केस में जो जुडिशल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया, दैट फर्मली एस्टैब्लिश द सेपरेशन ऑफ पावर एंड द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पावर, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पावर। जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं उस पर लगाम लगी हुई है, अंकुश लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट विल बी देयर नो मैटर कितनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ कोई भी गवर्नमेंट सरकार बनाती है 2024 में। ये सब फियर मॉन्गरिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। वी आर नो मोर अ नेशन डेमोक्रेसी, वी आर अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। 1975 में बहुत कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने अपने पावर को एंट्रेंच करने की, लेकिन कहते हैं आर के धवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि आईबी ने रिपोर्ट दी थी इंदिरा गांधी को कि अगर वो इलेक्शंस कराएंगी तो वो जीत जाएंगी। सुनने में लोग कहते हैं, सुनने मतलब मैंने सुना है ऐसा, आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेरीफाइड, पुष्टि नहीं कर सकती मैं इस चीज़ की, लेकिन कहते हैं कि आईबी को पता था कि इंदिरा गांधी हारेगी, उसके बावजूद इंदिरा गांधी को ने रिपोर्ट दी थी कि वो जीतेंगे, इसलिए इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस करा दिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी और नेशन को बचाने के लिए सिर्फ हर कोई समर्पित है। कोई भी आके अब डेमोक्रेसी की जड़ नहीं उखाड़ सकता। वो हम लोग, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एक वो बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक फैल चुकी हैं। इट कैन नॉट बी टेकन अवे नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर। इट्स ऑल फियर मॉन्गरिंग की कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, वो आपकी इच्छा है, बट इस बात में मत आइए, इन बातों में मत आइए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा। एक मज़े की बात बताऊं, जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट स्टेट्स द पार्टी शैल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India. जब हम प्लेज लेने जाते हैं, बीजेपी के मेंबर अगर आपको बनना है और आप प्लेज लेंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, वी सब्सक्राइब टू अ नेशन बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म नॉट ऑन रिलीजन।
ये आपको प्लेज लेनी पड़ती है बीजेपी का मेंबर बनने के लिए। दे सब्सक्राइब टू पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन, ये बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये बीजेपी का प्लेज है। व्हेन यू बिकम द मेंबर, वी सब्सक्राइब टू अ स्टेट बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म नॉट रिलीजन। जिस पार्टी ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं किया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करेगी? बिना कॉन्स्टिट्यूशन बदले भी उसका काम हो ही रहा है, 10 साल से पावर में है। कोई ऐसा काम एक्सट्रीम वो क्यों करेगी जो उसके सपोर्टर्स को भी भड़का सकता है? आप चाहे बीजेपी को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, चाहे आप प्राउड हिंदू हो या नहीं हो, ये बात मान के चलिए कि ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। बहुत लोगों का कहना ये है कि शायद वाजपेयी जी ने भी कहा था ये कि इंडिया इज सेकुलर क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज की है। मान लिया, लेकिन द फैक्ट इज कि ये सेकुलर है और रहेगा। बाकी सब चीज़ें पॉलिटिकल रेटोरिक है, उसको उसी की तरह ट्रीट करिए, उसमें कुछ और कोई उसमें सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। आई एम अ प्राउड हिंदू एंड आई एम प्राउड माई कंट्री इज सेकुलर। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी कमेंट्स ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।